हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप अंतरिक्ष यानी स्पेस में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है आदित्य L1 मिशन। अब तक आपने इस मिशन के बारे में कई बार सुन लिया होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आदित्य L1 मिशन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य L1 मिशन को समझने के लिए पहले हमें इसे दो भागों में बांटना होगा। पहला आदित्य और दूसरा भाग L1। पहले हम लोग आदित्य को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सन यानी सूरज, उसके कई पर्यायवाची नाम हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आग, आदित्य। तो आप समझ गए होंगे कि आदित्य सूरज का पर्यायवाची शब्द है। तो अब हम पहले सूरज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सूरज हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों को जन्म देने वाला एक मूल तारा है। जी हाँ, स्टार है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और हमारी सौरमंडल के ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सूरज पर कोई घटना होती है तो उसका सीधा असर हमारी पृथ्वी सहित अन्य सभी ग्रहों पर पड़ सकता है। सूरज प्लाज्मा अवस्था में मौजूद एक गर्म गेंद का गोला है। अब आप कहेंगे ये प्लाज्मा क्या होता है, तो पहले प्लाज्मा को समझते हैं। जिस तरह से किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होता है दोस्तों, अगर द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। क्या होगा अगर हम गैस को और ऊर्जा के साथ अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर पदार्थ की एक चौथी अवस्था निकल कर आएगी। इसी अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। तो हमारा सूरज प्लाज्मा अवस्था में मौजूद है। सूरज का केंद्र, जिसे कोर कहते हैं, वहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है। अब ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है, इसे समझ लेते हैं। जब दो हल्के परमाणु के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन के बाद बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक यही अभिक्रिया हमारे सूरज के केंद्र यानी कोर में निरंतर होती रहती है, जहां दो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम में बदलते रहते हैं और वहां से बहुत सारी ऊर्जा निकलती रहती है। यही कारण है दोस्तों कि सूरज के कोर से लेकर उसके बाहरी सतह की तरफ उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब एक नजर सूरज की बनावट पर डालते हैं। दोस्तों, सूरज की बनावट को 6 भागों में बांटा गया है, 3 आंतरिक और 3 बाहरी। 3 आंतरिक भाग हैं, केंद्र यानी कोर, रेडिएशन जोन और कन्वेक्शन जोन। 3 बाहरी भाग हैं, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोरोना। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं दूसरे भाग को यानी L1 को। L1 को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि L का क्या मतलब है। L का मतलब है लग्रांज, या पूरा कहें लग्रांज पॉइंट। इसे वैज्ञानिक जोसेफ लुई लग्रांज के सम्मान में रखा गया है। लग्रांज पॉइंट को समझने के लिए हमें सूरज के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक लाइन अज्यूम करनी होगी, इमेजिन करनी होगी, सोचनी होगी। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमने सूरज के केंद्र से पृथ्वी यानी धरती के केंद्र तक एक सीधी रेखा खींच दी। अब इस सीधी रेखा पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या होगा दोस्तों, सूरज उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा काफी अधिक है। यह गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कोई भी दो भौतिक वस्तु आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दोस्तों, ये बल दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला कि
जो वस्तु दूसरी वस्तु को खींच रही है उसका आकार क्या है, उसका साइज क्या है, यानी उसका मास क्या है। दूसरा कि उस वस्तु से जिसको वो खींचने की कोशिश कर रही है उसकी दूरी क्या है। अब यहाँ पे दो बातें और याद रखनी है। जिस वस्तु का मास यानी द्रव्यमान साइज बड़ा होगा वो ज्यादा अधिक शक्ति के साथ गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। जिस वस्तु का आकार छोटा होगा वो कम गुरुत्वाकर्षण बल लगा पाएगा। उसी तरह से अगर वस्तु की दूरी बढ़ती चली जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता चला जाएगा। अगर वस्तु की दूरी कम होती चली जाएगी तो वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा। अब हम वस्तु को धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हम वस्तु को सूरज से दूर यानी पृथ्वी की तरफ ले जाएंगे सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी बढ़ने के साथ कम होता चला जाएगा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा और अंत में एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर सूरज का और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल बराबर हो जाएगा और वो वस्तु वहीं पे लटकी हुई रह जाएगी। यही बिंदु हमारा लैग्रांज बिंदु है। अब तक ऐसे 5 बिंदुओं की खोज की जा चुकी है जिसे L1, L2, L3, L4 और L5 का नाम दिया गया है। दोस्तों अब लौटते हैं अपने मेन टॉपिक पर यानी आदित्य L1 मिशन पर। अभी चंद्रयान 3 की सफलता के 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि इसरो ने एक नए अंतरिक्ष अभियान की घोषणा कर दी और उसका नाम दिया आदित्य L1 मिशन। ये भारत की तरफ से सूरज का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जिसे 2 सितंबर 2023 को दिन में 11:50 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। इसे L1 बिंदु पर स्थापित किया जाएगा जहां रहकर ये बिना किसी रुकावट के बिना किसी ग्रहण के सूरज का 24 घंटा अध्ययन करेगा। यह सूरज के नजदीक से इसका अध्ययन करेगा। हालांकि तुलनात्मक रूप से यह सूरज से अभी भी काफी दूरी पर होगा। हालांकि यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर होगा। यह सूरज पर होने वाली किसी भी गतिविधि का वास्तविक समय में अंतरिक्ष पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। इसमें कुल मिलाकर 7 पेलोड्स होंगे जिनमें से 4 सीधे सूरज का अध्ययन करेंगे जबकि शेष 3 L1 बिंदु के पार्टिकल्स और फील्ड का अध्ययन करेंगे। इसमें लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर की सहायता से सूरज के तीनों बाहरी सतह फोटोस्फीयर, क्रोमास्फीयर और कोरोना की अध्ययन करेगा और सूरज को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आदित्य L1 सूरज का नजदीक से अध्ययन करेगा, लेकिन सूरज का सबसे नजदीक से अध्ययन करने के लिए नासा ने यूरोप स्पेस एजेंसी की सहायता से 2008 में पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था जिसके पास सूरज का सबसे नजदीक से अध्ययन करने का रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि अब आपको आदित्य L1 मिशन की एक विस्तृत जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसलिए हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हमारा आदित्य L1 बिंदु पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाए। वैसे इससे पहले मैंने चंद्रयान 3 के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उस वीडियो को देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए और इंटरेस्टिंग विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।